हेलो एवरीवन, वेलकम टू DSL क्लासेस वंस अगेन। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जितने भी पैटर्न्स आपको ऑर्गेनिक के बता रही हूँ उसके 1 बाय 1 सारे पैटर्न्स की प्रैक्टिस दूंगी आपको। तो पहला पैटर्न लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। ये पहले गिव रीजनिंग क्वेश्चंस हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के। सम इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन जो NCERT में भी हैं और कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी कलेक्ट किए हैं। और इसी टाइप के आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैं जिसका असाइनमेंट आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगी और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन के रीजनिंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे हमारे सामने है कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो क्लोरोबेंजीन में उसकी जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, वो कम होती है रेदर देन द एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, और कार्बन और क्लोरीन की क्लोरोबेंजीन में बॉन्ड लेंथ कम होती है। ऐसा क्यों? अब मैंने दोनों के स्ट्रक्चर्स आपके सामने बना दिए हैं, क्लोरोबेंजीन एंड एल्काइल हैलाइड का। क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होने की वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जबकि कार्बन जो हेलो एल्काइल हैलाइड का है और जो क्लोरीन है उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर डीलोकलाइजेशन हमें दिखाई नहीं देता। दैट्स वाई यहाँ पर जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है उसमें आप डबल बॉन्ड की वजह से ये समझ सकते हो कि जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड लेंथ से हमेशा कम रहती है। एज यू नो, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटे होते हैं बॉन्ड लेंथ में, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन गया कार्बन और क्लोरीन का, वो डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ बॉन्ड लेंथ जो है क्लोरोबेंजीन में कम हो जाती है और अल्काइल हैलाइड में ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं क्रिएट हो रहा। आई थिंक आपको ये रीज़न समझ आ गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 2 ब्रोमोब्यूटेन इज़ ऑप्टिकली एक्टिव देन 1 ब्रोमोब्यूटेन, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि 2 ब्रोमोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है और 1 ब्रोमोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? अगेन आपको इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना होगा और सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है। किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या जैसे आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी, कि कोई भी कंपाउंड तब ऑप्टिकली एक्टिव होता है जब उसमें पावर हो, या हम उस कब कहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, कि जब उसमें पावर होती है किसी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की, चाहे लेफ़्ट साइड या राइट साइड, उसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल कोई मिरर इमेज बन रही हो, देन इट इज़ ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा तब होगा जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन वहाँ पर होगा। यदि वो कंपाउंड एसिमेट्रिक कार्बन है उसके अंदर, देन इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये दोनों रूल्स तब वो फॉलो करेगा जब उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होगा। तो चलिए जल्दी से हम 2 ब्रोमो एंड 1 ब्रोमो का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 2 ब्रोमो वाले कंपाउंड में ये कार्बन जो जिसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया है, ये एसिमेट्रिक कार्बन शो कर रहा है, और क्योंकि इस कार्बन के एक बॉन्ड का अटैचमेंट है हाइड्रोजन से, एक ब्रोमीन से, एक मिथाइल से और एक इथाइल ग्रुप से। तो चारों जब भी मॉलिक्यूल जिनसे कार्बन जुड़ा है वो यदि बिल्कुल डिफरेंट होंगे, एंटायरली एक दूसरे से अलग होंगे, देन द कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन। ऑन द अदर हैंड 1 ब्रोमोब्यूटेन में यहाँ देखिए ये कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक ब्रोमीन से और दूसरी साइड प्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा है। दैट्स वाई इसमें क्योंकि 2 हाइड्रोजन आ गए जो कि इसे एसिमेट्रिक कार्बन नहीं बनने दे रहे, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 ब्रोमो इज़ ऑप्टिकली एक्टिव वाइल 1 ब्रोमो इज़ नॉट। चलिए, तो ये समझ यदि आ गया है तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारे थर्ड क्वेश्चन हमें बता रहा है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों तैयार किया जाता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक ऐसी क्लास है जिसमें अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम और एक हैलोजन ग्रुप एलिमेंट अटैच्ड होता है। मैग्नीशियम से एक हैलाइड और एक अल्काइल या फिनाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें जब बनाना होता है तो हम ध्यान रखते हैं कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों किया करते हैं, हम ऐसी कंडीशन क्यों अप्लाई करते हैं, वो हमें इसके नेचर से पता चलता है। क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये मैं बनते हुए दिखा रही हूँ कि हमने ड्राई ईथर लिया, यदि हम ड्राई ईथर ना लें देन व्हाट विल हैपन, या फिर इसको आगे प्रिजर्व ना करें इस कंडीशन में, तो क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, जो वाटर को अपने चारों तरफ सराउंडिंग से अट्रैक्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। तो यहाँ जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है वो सराउंडिंग में से यदि वो ड्राई कंडीशन नहीं होगी तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोकार्बन कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में, और बाकी मैग्नीशियम का हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड कंपाउंड बन जाएगा। मीन्स यदि मुझे ग्रिग्नार्ड एजेंट को फर्दर कहीं यूज़ करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन या कुछ और बनाना है, तो मुझे उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ना कि उसे मैं ऐसे ब्रेक होने दूं। तो इसलिए उसको प्रिपेयर किया जाता है हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में, ताकि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो वो एज सच आगे रिएक्शन के लिए मेंटेन रहे, प्रिजर्व रहे। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, थर्ड क्वेश्चन, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने क्यों एनहाइड्रस कंडीशन में हमेशा प्रिपेयर करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड्स जो हम पढ़ रहे हैं इस ग्रुप में, एल्काइल हैलाइड के बारे में, हेलो एल्केन्स के बारे में इस ग्रुप में हम पढ़ रहे हैं डिटेल में। वो पोलर होते हैं नेचर में, क्योंकि एक हैलोजन और एक एल्काइल कार्बन से जुड़ा है तो बॉन्ड पोलर होगा डेफिनेटली नेचर में। लेकिन जब हम उन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो मैं सबसे पहले आपको सॉल्युबिलिटी का एक रूल बता दूं। यहाँ पर देखिए, जो पोलर होता है कंपाउंड सॉल्यूट, वो पोलर में ही डिज़ोल्व होगा। जो नॉन पोलर कंपाउंड होता है वो नॉन पोलर में ही हमेशा डिज़ोल्व होता है। ये हमारी केमिस्ट्री की थ्योरी कहती है लाइक डिज़ोल्व लाइक थ्योरी। जो जैसा है सॉल्यूट वो वैसे ही सॉल्वेंट में जाकर डिज़ोल्व हो जाता है। बट उसके अकॉर्डिंग तो एल्काइल हैलाइड को वाटर में डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि वाटर पोलर होता है और एल्काइल हैलाइड भी पोलर होते हैं नेचर में। तो आगे हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर, जिसमें हम मेन देख रहे हैं कि कौन सा फोर्स सॉल्यूट में और कौन सा सॉल्वेंट में। यदि दोनों फोर्सेस सेम हैं तो डिज़ोल्व हो जानी चाहिए जी। बट दूसरा एक और फैक्टर भी आ जाता है, वो होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है कि वो एंथैल्पी जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होने पर निकलती है, उसे कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलेगी उतना सॉल्यूट ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व हो पाएगा। बट यहाँ यही प्रॉब्लम आ जाती है कि जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो पोलर तो हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक थ्योरी तो अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर हाइड्रेशन एंथैल्पी की कमी हो जाती है, क्योंकि वो कम अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज़ करते हैं। एल्काइल हैलाइड जो है वो कम अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज़ कर पाते हैं, इसलिए वो प्रॉपरली हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को, वाटर के बॉन्ड्स को, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाते प्रॉपरली, और दैट्स वाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सॉल्युबिलिटी के दो रूल्स हैं, एक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दूसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी। दोनों जब फुलफिल हो जाते हैं तभी कंपाउंड जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो पाता है। चलिए तो जल्दी से देख लेते हैं एक और क्वेश्चन जो कि SN1 SN2 रिएक्शन पर बेस्ड है, काफ़ी पूछा जाता है, रीज़न के साथ ये आता है क्वेश्चन बोर्ड में। ये दो कंपाउंड्स हैं हमारे, एक CH3CH2Br है इथाइल ब्रोमाइड, और एक है हमारा टर्शरी कार्बन का ब्रोमाइड।
तो दिस इज़ द ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जिसे मैं नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कह सकती हूँ। यहाँ पर टर्शरी कार्बन अटैच है यहाँ पर। तो इन दोनों में से कौन जो है वो SN1 रिएक्शन फास्टर देगा एंड वाई। अब आपने SN1 SN2 रिएक्शन यदि अच्छे से पढ़ी हैं, उनका मैकेनिज्म भी याद कर लिया है, तो आपने वहाँ ध्यान दिया होगा कि SN1 जो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है वो प्राइमरी हैलाइड्स जो हैं वो ज़्यादा देते हैं, ये टर्शियरी हैलाइड। जल्दी से रिकॉल करिए अपनी मेमोरी और बताइए, मुझे कमेंट करके भी बताइएगा ज़रूर। SN1 जो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस हैं वो टर्शियरी हैलाइड सबसे फास्ट देते हैं, देन सेकेंडरी एंड लीस्ट वन फॉर द प्राइमरी हैलाइड वो फास्ट रहता है। और जबकि SN2 में ये जो प्रोसेस है, ये जो मैंने अभी ये टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी का ऑर्डर लिखा, वो रिवर्स हो जाता है फॉर द बाय मॉलिकुलर रिएक्शन। अब ऐसा क्यों होता है? यदि आप मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ के आए हैं तो आपने देखा होगा जो टर्शियरी हैलाइड्स हैं वो पहले चेंज होते हैं कार्बोनियम आयन में, टर्शियरी कार्बोनियम आयन में, एंड देन फिर उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और वो एक नए कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोसेस है, यदि मैं दोनों का प्रोसेस कंपेयर करूँ तो टर्शियरी हैलाइड का जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली प्राइमरी कार्बोनियम आयन से। दोनों को हमने ब्रेक करके देख लिया, किसका कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्गली स्टेबलाइज्ड है। जो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा वो जल्दी प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ टर्शियरी कार्बोनियम आयन जो टर्शियरी हैलाइड से ब्रेक होकर बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर कॉज हो रहा है, जबकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कम है, इसलिए प्राइमरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेगा। दिस इज़ द रीज़न कि जो टर्शियरी हैलाइड्स हैं वो SN1 रिएक्शन फास्टर देते हैं कंपैरेटिवली टू टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी हैलाइड। तो ये थे हमारे रीजनिंग क्वेश्चन का, मैंने कुछ आपको इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दी। इससे ज़्यादा आप यदि डिटेल में और रीजनिंग क्वेश्चन चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा पूरे लेसन की रीजनिंग क्वेश्चन मिले, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको ग्रुप में इसका असाइनमेंट मिल जाएगा, जिसमें सारे रीजनिंग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर मिलते हैं, जिसमें मैं लूँगी कन्वर्जन्स और कन्वर्जन ऑफ पार्ट 1 हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन और अपना ध्यान रखिए अच्छे से।